हेलो मेरे प्यारे ढिंचैक रापचे कॉमेंस बान, बस इतना लिखान मेरी ठीक। चलिए पिछले फॉर्म हम क्या पहली क्लास है, क्या खास लाए इतना तो चल। अब जब मेरी शान यानी हैशटैग शुरू होती है तो सबसे पहले लगती है अटेंडेंस। तो जब भी आप क्लास शुरू करें तो आपको बस इतना लिख रहा है हैशटैग कॉमेंस। इतना तो चल जाएगा अपने हाथ से। निक्कू भैया की आन बान शान मेरी पहचान, आप सभी मेरी जान, मेरी आन मेरी बान मेरी शान यानी हैशटैग कॉमेंस। तो हाजिरी लगाएं सबसे पहले। और क्यूटी पाए लग रहे हो, अरे सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। चलिए जी, तो आज निक्कू भैया आए हैं, क्या खास लाए? तो निक्कू भैया जब भी आएंगे तो कुछ कुछ खास लाएंगे। तो आज की क्लास में अपने पास लेक्चर नंबर 2 है भाई। किसका लेक्चर नंबर 2 है? तो अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि भाई साझेदारी फर्मों के हम आधारभूत चीजों को पढ़ने वाले हैं। सिया ने लिख दिया हैशटैग कॉमेंस, एकलव्य हैशटैग कॉमेंस, सौरभ जो पुरानी वहां को अलग की गई है, श्वेता और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप सना माई स्टार्ट विद अ स्माइल। यस, लेट्स स्टार्ट विद अ स्माइल। चलिए तो शुरू करें भैया जी, शुरू करते हैं ना। ओके जी, अटेंडेंस लग गई है सबकी। तो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम पढ़ चुके थे, साझेदारी फर्मों की परिभाषाएं है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें परिभाषाओं में हमने बेसिकली क्या समझा था भाई? 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। कितने ज्यादा चाहिए भैया? 50 मैक्सिमम। कहां लिखा है भैया? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। अच्छा, किसी का डाउट भी था? आपके यहाँ ना एसबीपीडी या एसपीबीडी करके एक बुक चलती है ना? एसबीपीडी है या एसपीबीडी है, ऐसी कोई बुक है? तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड को अलग अलग करने का जो रीजन भी है, पिछले साल अगर आपको पता हो तो हमारा जो बैच चलता था वो यूपी बिहार साथ में चलता था। बिहार बोर्ड मोर थ्योरेटिकल है, ठीक है जी। तो मोर थ्योरेटिकल होने की वजह से क्या है कि वहां पर थ्योरी ज्यादा आती है, ठीक है, और थ्योरी लिमिटेड आती है। ऐसा नहीं होता कि हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो बुक है ना, इस बुक में काफी सारी चीजें दी हुई हैं जो पुरानी भी हैं, जो कोर्स से हट भी चुकी हैं। इनफैक्ट वो एनसीईआरटी में भी नहीं है, एसबीपीडी यानी मैंने सही लिखा है ना, ठीक है। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। प्लीज वाईटी से अपना फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, वरना हो सकता है आपको लगे कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। हाँ, एसबीपीडी ठीक है, सही लिखा है मतलब मैंने। तो ये बुक आपकी चलती है। ऑफ कोर्स इसमें जो चीजें बताई गई हैं, बुक अच्छी है ना, बुक सारी अच्छी होती हैं। तो इसमें जो चीजें बताई गई थोड़ी ज्यादा बताई गई है ना, ठीक है जी। और वो शायद मुझे लगता है उन्होंने सारे बोर्ड को ध्यान में रख के बताई होंगी, और कुछ ऐसी है जो अब हट भी गई हैं, है ना। तो वो सारी भी चीजें बताई हुई हैं। तो इसलिए प्लीज अगर आप ये बुक फॉलो करते हैं, अच्छी चीज है, आप प्रैक्टिस करने के लिए इसको फॉलो कीजिए, इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व कीजिए। लेकिन आप ये मत सोचना कि जो भी इस बुक में वो सारा ही यहाँ होगा, क्योंकि वो अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान में रखकर है। और मुझे लगता है उन्होंने अभी भी अपना कोर्स अपडेट नहीं किया है। हालांकि अच्छी चीज है, क्योंकि ज्यादा पढ़ लोगे तो कोई बुरी चीज तो नहीं है ना, ज्यादा पढ़ लेंगे तो कोई बुरी चीज तो नहीं होती है। लेकिन अपने को क्या है कि बिहार बोर्ड के हिसाब से काम करना है, और इसके आगे आपको सीयूटी देना होगा, तो हमें वो भी ध्यान में रखकर करना है। तो मैं जो आपको कंटेंट दूंगा वो बिहार बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है, इसलिए रहेगा ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ बनी रहे आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। चलिए, कि मैक्सिमम 100 पार्टनर। देखो पहले क्या होता था, अच्छा चलो थोड़ी के बस आ रही है अभी, लेकर आता हूं, ठीक है। तो थोड़ी सी बातें मैंने आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट थी, और उस बुक में लिखा हुआ था कि मैक्सिमम 100 पार्टनर। देखो पहले क्या होता था, अच्छा चलो थोड़ी के बाद समझाता हूं मैं आप लोगों को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी साझेदारी फर्म की विशेषताएं समझ लीजिए, फीचर्स कहते हैं इसको अपन, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये हम पहले चैप्टर में कवर कर चुके हैं, पहली क्लास में मतलब, है ना, पहली क्लास में हम कवर कर चुके हैं। कोई भी अगर नया आया है तो वेलकम टू द निक्कू भैया की क्लास। मगर पहला लेक्चर प्लीज जरूर यूट्यूब पे देख लें, है ना, हिंदी वाला जो हमारा चैनल है उस पर। आज हमें राइट्स ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ना है, और पार्टनरशिप डीड क्या होती है या उसके रूल्स क्या होते हैं, अगर डीड ना बनाई हो तो क्या होता है, हमें वो पढ़ना है। और कुछ सवाल जवाब भी करेंगे अपन। साझेदारी संलेख का अर्थ, ठीक है जी, यानी कि पार्टनरशिप डीड या साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कानून, ये आप समझ लीजिए। साझेदारी के अधिकार और कर्तव्य हमें आज कंप्लीट करने हैं, ठीक है जी। एनपीओ भी है, हाँ जी मैं बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि पहली क्लास के बाद मुझे जो डाउट्स आपके मिले हैं, मैंने डाउट ओपन कर लिए हैं। रुक जाओ जरा, मैं दिखाई देता हूं आप लोगों को। तो पहले उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप में से किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। चलिए, तो ये हो गया अपने पास। अब बारी है अपनी गाड़ी की यार, गाड़ी लेकर आया हूं मैं। हालांकि अब कल से नहीं तो कुछ सेम है लेंगे, ठीक बार कुछ चीज मैं अपनी ओर है क्या ये, ठीक है, सिलेबस समझ में नहीं आया। एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए हमें कुछ डाउट्स के 100 स्कोर कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। भैया जी पढ़ते वक्त माइंड भटक जाता है, क्या करें? योगा करें। सर एनपीओ नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाऊंगा, मैंने बताया है आपको, ठीक है जी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए मैं कुछ डाउट्स के आंसर दे देता हूं।
देखिए बिहार बोर्ड में एनपीओ है तो अपन पढ़ाएंगे, है ना, एनपीओ, ठीक है जी, गैर लाभकारी संस्थाएं जो होती हैं, ठीक है, एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये अपन पढ़ाएंगे, डोंट वरी, क्योंकि ये आपके कोर्स में है। हालांकि ये भी हट चुका है, हर जगह से हट चुका है, बट बिहार बोर्ड में है तो अपन इसको कवर कराएंगे, डोंट वरी। जो बोर्ड की चीजें हैं वो तो हम आपकी कवर कराएंगे। एनपीओ में 10-15 मार्क्स का आता है, ठीक है, सिलेबस समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगर आपने हमारा वो देखा होगा क्या बोलते हैं प्लानर, उसमें आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा। प्रियांशु जी नोट्स इंग्लिश में नहीं मिलेंगे क्या? देखो दोनों लैंग्वेज है। देखो एक और चीज मैं आपको समझा दूं, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ बातें भी हैं। देखो अब समझना मेरी बात प्लीज, सीरियस है आप अपन, है अब अपन सीरियस है ना। ईपीएस की क्लास, भाई ईपीएस है क्या? ये अर्निंग पर शेयर होता है हमारे उसमें तो अकाउंट्स में। चलिए अब पहले इधर देख लो, देखो ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये आपको हिंदी में लिखा हुआ है। इस बैच का लाने का माध्यम दो है, एक कि हमारे इंग्लिश के बच्चों को एक डेडिकेटेड बैच मिल जाए बिहार बोर्ड से, जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड ही हो, क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें सीबीएसई का भी बहुत सारा पढ़ाया जाता है, जो उनके लिए मतलब रेलिवेंट ना, इररेलिवेंट ना कहूं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बिहार बोर्ड के हिसाब से। सीयूटी में जरूर हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। तो एक तो रीजन वो है। दूसरा, हिंदी मीडियम बोर्ड के सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, देखो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है, टीचर होते हुए मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन चीजों को थोड़ा सा समझो। देखो आप हिंदी बोर्ड में हो, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपकी वो बुक है एसबीटी, उसमें भी मैंने आज उसके देखे तो उसमें भी उन्होंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं चीजें, ऐसे नहीं है कि उन्होंने हिंदी में ही लिखी हुई सारी चीजें, इंग्लिश में भी लिखी हुई है। दूसरी चीज, आगे चल के जब आप जॉब करने जाओगे ना तो आपको बहुत सारी इंग्लिश में मिलेंगी। तो अगर मान लीजिए मैंने ये हिंदी में लिख कर दिया आपको, तो आपके पास एक एडवांटेज है इस बैच का। इस बैच का सबसे ज्यादा एडवांटेज आप हिंदी मीडियम वालों को होने वाला है कि आपको इंग्लिश के भी टर्म सीखने को मिल जाएंगे, आपको इंग्लिश के भी नोट्स देखने को मिल जाएंगे, तो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना फिर हिंदी मीडियम में पास करने के बाद जब आपको अचानक से इंग्लिश मीडियम के साथ मिलते हो ना, तो आपको आइडिया ही नहीं लगता कि यार हम कौन सी दुनिया में हैं, यार ये लोग कौन सी बातें कर रहे हैं, अरे यार इस टर्म को क्या कहते हैं। तो इसका एडवांटेज उठाइए आप कि मान लीजिए मैंने यहाँ हेडिंग लिखी है इंग्लिश में और यहाँ हिंदी में, तो आपको दोनों चीजें सीखने को मिल रही हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये फायदेमंद है कि कई बार क्या होता है ना, जैसे बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गांव के होते हैं जिनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, वो पढ़ तो इंग्लिश मीडियम में रहे पर इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं होती, जैसे हमारी है भाई, हमारी भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। तो उनके लिए फायदा है भाई कि हिंदी भी देखते रहो। अगर मान लो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसकी इंग्लिश आपको समझ में ना आए, तो क्या पता उसका हिंदी पढ़ के समझ में आ जाए, तो टेक एडवांटेज ऑफ इट। एंटरप्रेन्योरशिप, अच्छा जी के बारे में मैं पढ़ने में बैच हिंदी में पार्टनर बना लिया आपने। बात बताओ, मैंने अगर माइनर पार्टनर को एडमिट कर लिया, है ना, तो भैया जी सबसे पहले हमने माइनर पार्टनर के बारे में पिछली क्लास में थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन एक और बात आती है कि भैया एक बात बताओ, मैंने अगर माइनर पार्टनर को एडमिट कर लिया, है ना, मैंने माइनर यानी जो एज में छोटा है, 18 साल से कम है, ठीक है जी, उसको मैंने अपना साझेदार बना लिया, पार्टनर बना लिया, ठीक है जी, पार्टनर बना लिया आपने। अब अगर आपने इसको साझेदार बना लिया है भैया जी, तो अभी तो ये छोटा है, लेकिन मान लो भैया आपका साझेदार बनते बनते ही 18 साल क्रॉस कर जाए या 18 साल का हो जाए, तब क्या करोगे भैया, है कि नहीं? तो जब 18 साल आप पार कर लेते हो ना, तो उसको बोलते हैं मेजर हो जाना, मतलब मेजर पार्टनर, यानी कि उम्र में बड़ा हो गया हो, तो बड़ा पार्टनर समझ लो आप, जैसे सभी लोग हैं। अब जब तक आप छोटे पार्टनर रहते हो, तो इन नॉर्मल केस देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन टू ज्वाइन द माइनर एज अ पार्टनर, ठीक है जी, नॉर्मल केस में रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन मतलब है कि रोकवाट है कि आप आए और आते ही पार्टनर बन जाओगे, नहीं, कंडीशंस है उसके ऊपर। सामान्य मामले में नाबालिग को साझेदारी फॉर्म में शामिल करने पर प्रतिबंध होता है, ठीक है जी, ओके। ऑल्दो ही में बिकम पार्टनर, पर वो पार्टनर बन सकता है। दो कंडीशन है, सबसे पहले विद द कंसेंट ऑफ ऑल, सबसे पहला पॉइंट क्या है भैया जी, विद द कंसेंट ऑफ ऑल, सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री कर जाएं, पुराने जितने पार्टनर है सब एग्री करने चाहिए, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन बेनिफिट ऑफ द फॉर्म, यानी कि भैया फॉर्म को फायदा भी होना चाहिए, ठीक है जी, अगर उसके आने से फॉर्म को फायदा है तो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वैभव सूर्यवंशी, अब भाई राजस्थान टीम में वो आया है, फायदा हुआ ना राजस्थान टीम को, है ना, तो यही पॉइंट है। सो इन दिस केस ही कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर प्रॉफिट। अब ये भी ध्यान रखना भैया जी कि पार्टनर जो छोटा पार्टनर है, मतलब अगर मान लीजिए नाबालिग है, हिंदी में भी बोल दिया भैया नाबालिग है, माइनर पार्टनर है। अब मान लो भैया माइनर पार्टनर है, अपन ने सोचा कि यार इसको पार्टनर में बना देते हैं और लॉस इसके नाम पे डाल देंगे, है ना। चंट लोग हैं भाई दुनिया में तो एक से एक चंट लोग हैं। चंट लोग क्या करेंगे, सोचते हैं कि एक काम करते हैं, ये बच्चा इसको क्या पता, इसको अपना पार्टनर बना लेते हैं और लॉस होगा इसके नाम पे डाल देंगे और भाग लेंगे अपन। तो इसीलिए भैया जी रिसर्चर्स ने कहा कि ना 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 भैया, ये प्रॉफिट ओनली में ही होगा, यानी अगर आपको लॉस हो गया तो उसके ऊपर आप नहीं बढ़ सकते, ठीक है जी, क्योंकि माना जाता है कि 18 से पहले आपकी बुद्धि आती नहीं है। हालांकि अब तो 18 से पहले ही बहुत तेज हो जाते हैं लोग,
इसलिए डायलॉग है, तेज हो रहे हो। ठीक है जी, तो ये है प्रॉफिट ऑफ द फर्म बट नॉट लॉसेस, है ना, तो लॉसेस में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। नाउ ही इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म, यानी कि भैया वो पर्सनली खुद के अगर नुकसान होता है फर्म को तो उसको खुद की प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये देखो हिंदी में, यद्यपि वो साझेदार बन सकता है लेकिन सभी मौजूदा साझेदारों की सहमति से, सभी मौजूदा, दो कंडीशन है, पहले तो सभी मौजूदा साझेदार सहमति दे, दूसरा उन्हें लगता है कि इससे फर्म को लाभ होगा, तब फिर वो बन सकता है। इस मामले में उसे केवल फर्म के लाभों में शामिल किया जा सकता है, हानियों में नहीं। वह फर्म के दायित्वों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा, दायित्व यानी लायबिलिटी। ठीक है, चलिए जी, ओके जी। अब पॉइंट आता है जो मेजर पॉइंट है, जिससे अगर सवाल आए, अगर टफ पेपर बने ना, तो यहां से सवाल आ सकता है। क्या कि यार एक बात बताओ भैया जी, जो आप बता रहे थे कि अगर वो 18 साल का हो गया यानी बालिग हो गया, तो अब बालिग हो गया तो क्या करें? तो जैसे ही वो बालिग होगा क्या वैसे ही सारा लॉस उसके ऊपर आ जाएगा क्या? नहीं, यहां पर एक कंडीशन है, क्योंकि बालिग कब होगा, है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस सब पे चीजों पे डिपेंड करता है। तो भैया रिसर्चर्स ने कहा देखो, अगर वो विद इन 6 मंथ यानी आज में 18 साल का हो गया, ठीक है जी, ओके। अब यहां से 6 महीने, 18 साल के होने के बाद के 6 महीने के अंदर ऑफ हिज अटेनिंग मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब कि बालिग हो जाना, he has to give public notice whether he wants to remain partner or not। यानी कि भैया जी अगर कोई नाबालिग है, वो बालिग हो गया, तो 6 महीने के अंदर उसको पब्लिक में नोटिस देना पड़ेगा। अब पब्लिक में नोटिस का क्या मतलब है भैया? कहीं दीवार पे जाके छापना पड़ेगा क्या? नहीं, मतलब न्यूज़पेपर में आपको एक नोटिस देना पड़ता है कि मैं पार्टनर रहना चाहता हूं कि नहीं रहना चाहता। अगर आप नहीं रहना चाहते तो लिख दो कि भाई अब मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूं, अब मैं इस फर्म का साझेदार नहीं हूं। और अगर आप रहना चाहते हो तो लिख दो कि भैया मैं इसका साझेदार हूं, या फिर कुछ मत लिखो। ध्यान से सुनना, आफ्टर हिज डिसीजन ही विल डीम्ड एज फुल फ्लेज पार्टनर। ठीक है जी, तो अगर भैया मैंने ये नोटिस नहीं दिया तो माना जाएगा कि आप फर्म के साझेदार हो, और जैसे ही फिर 18 क्रॉस करोगे, 6 महीने पूरे हो गए, फिर आप पर लायबिलिटी आ जाएगी। हिंदी में देख लीजिए, लेकिन नाबालिग को फर्म के खातों का निरीक्षण करने और प्रतिलिपि लेने का अधिकार होता है, मतलब कि वो फर्म को देख सकता है, उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको खोल सकता है ना, बुक्स चेक कर सकता है। अपने वयस्क यानी कि बालिग होने के 6 महीने के भीतर उसे सार्वजनिक सूचना देनी होती है। सार्वजनिक सूचना का मतलब ये नहीं है कि कहीं पब्लिक टॉयलेट के बाहर, रेलवे स्टेशन पे अपना पर्चा चिपकाना है, नहीं, न्यूज़पेपर में देना, न्यूज़पेपर हर जगह होता है ना। ठीक है, तो सार्वजनिक सूचना देनी होती है, वह साझेदार बने रहना चाहता है या नहीं। अगर वो नहीं रहना चाहता तब तो उसे देना ही देना है, अगर वो रहना चाहता है नहीं भी देगा तो भी उसे यही डीम्ड किया जाता है, और अगर उसने हाँ बोल दिया तो हाँ ही है। डन है जी, याद रखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है जी, ये प्रीवियस टॉपिक से रह गया था तो वो मैंने आपको करा दिया। अब आते हैं अपन आज के टॉपिक पे। तो भैया हमने समझ लिया साझेदारी क्या होती है ना, साझेदारी पे कौन सा अधिनियम चलता है यानी कौन सा एक्ट लगता है, ये हमने सब पढ़ लिया। भैया साझेदारी की विशेषताएं भी पढ़ ली यानी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली। लेकिन अब है साझेदारी में जब आप आ जाते हो, साझेदार बन जाते हो, तो आपके कर्तव्य हैं, तो राइट्स ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी, तो सबसे पहला टॉपिक है आज का, साडा हक एथे रख, यानी हमारा अधिकार हमें दे दो यार। ठीक है जी, तो टू द पार्टनर, फॉर द पार्टनर, बाय द पार्टनर, ऐसा नहीं लगा नेताजी की स्पीच चल रही है, हम आपके लिए हैं, हम आपसे हैं, हम आपकी वजह से हैं, है ना। ठीक है जी, तो टू द पार्टनर, मैं आपके लिए हूं, मैं आपके द्वारा ही आया हूं, एंड बाय द पार्टनर। ठीक है जी, तो यही है भैया जी, नेताजी नहीं कहते हम जनता के लिए हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता के कार्यों को करने के लिए चुने गए हैं, यही सब डायलॉग। तो वैसे ही यहां पर भी है भैया जी, तो साडा हक एथे रख, यानी कि अब हम बात करेंगे राइट्स की। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तव्य। अब मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख लेता हूं, आप ये तो समझ ही जाओगे ना, कर्तव्य। ठीक है जी, तो हिंदी वालों के लिए भी है, हालांकि भैया ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये देखो यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर आया हूं मैं, बट एक टाइम पे एक ही बात हो पाएगी। तो देखिए, सबसे पहला नियम, राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि भैया अगर आप साझेदार हो तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट तो करोगे ना, मीटिंग होगी तो आपसे पूछेंगे, हाँ भैया बोलो क्या कहना चाहते हो, कुछ कह दो भैया जी। ठीक है जी, फिर राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि जो भी आपके खाते हैं, है ना, आपका पर्सनल खाता होगा, फर्म का खाता होगा, ये सब आप देख सकते हो। तो बस यही है, देखिए सबसे पहला व्यवसाय के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार, दूसरा खातों की पुस्तकों के निरीक्षण करने का अधिकार, आप उनको देख सकते हो। ठीक है भैया जी, फिर राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इन एग्रीड रेशियो, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एवरी पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, यानी कि भैया जी अगर आप साझेदार हो
तो अगर मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, पार्टनर हुआ, प्रॉफिट होता है, तो आप इसको बांट सकते हो। अच्छा, एक टॉपिक होता है इन दी एब्सेंस ऑफ डीड, जो कि हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। अगर मान लो आपने कोई डीड नहीं बनाई, डीड का मतलब आपने कोई आपस में नियम कानून नहीं तय किए, ठीक है जी, तो फिर क्या करेंगे भैया जी? तो ऐसे केस में इक्वली बांटा जाता है, तो वो अधिकार आपके पास है, ठीक है जी, ओके जी। इसको हिंदी में देख लो भैया जी। सहमत अनुपात में व्यवसाय के लाभ या हानि को साझा करने का अधिकार है। समझौते के अभाव में प्रत्येक भागीदार लाभ या हानि को समान रूप से, समान यानी इक्वल रूप से साझा कर सकता है, यानी बांट सकता है, ठीक है, ओके जी। फिर नो न्यू पार्टनर, ये ध्यान रखेंगे, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। कोई भी नया पार्टनर नहीं आ सकता। मान लो अपन पार्टनर है भाई, अपन दोनों मिलके काम कर रहे हैं और मैं बीच में किसी और को ले आऊं, सही लगेगा क्या? सही नहीं लगेगा ना, है ना, क्योंकि मैं आपसे बिना पूछे किसी को कैसे अपने पार्टनर बना दूं? तो यानी कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो आपसे पूछा जाएगा। फिर एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अच्छा, अब मान लो यार हमारा साझेदारी में मन नहीं लग रहा, अब हमें साझेदारी किसी और के साथ करनी है, तो क्या पार्टनर कहेंगे नहीं, अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तू मेरा है, मेरा ही रहेगा, नहीं तो कर दूंगा। ऐसा कोई धमका सकता है क्या? तुम मेरी है। वो एक डायलॉग है ना, क्या डायलॉग है वो, अरे क्या डायलॉग है उस फिल्म का, मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तू मुझे भूल जाए ये मैं होने नहीं दूंगा। तो ऐसे डायलॉग बाजी को साइड में करो, ठीक है जी। ऐसा नहीं है, अगर कोई आपका साझेदार बना है तो अगर उसका मन नहीं है तो वो जा भी सकता है, एक प्रॉपर नोटिस देकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए और चले गए, एक नोटिस देकर वो चला जाएगा, ठीक है जी। तो हिंदी में देख लीजिए, मौजूदा भागीदारों की सहमति के बिना किसी भी नए भागीदार को शामिल नहीं किया जाएगा, नहीं साझेदार को शामिल नहीं किया जाएगा। प्रत्येक भागीदार को उचित नोटिस देने के बाद फर्म से सेवानिवृत्त होने का अधिकार है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि आप पकड़ लो, नहीं मत जाना, तुम्हारे बगैर हम जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे, ये सब डायलॉगबाजी नहीं करनी है, ठीक है जी, ओके जी। चलिए फिर राइट्स टू पार्टनर में देख लो, हमने 5 पढ़ लिए, ठीक है जी, हिंदी में भी पढ़ लिए भैया, इंग्लिश में भी पढ़ लिए, तो किसी को कोई नुकसान नहीं है। अब आती है बारी छठे पॉइंट की। फॉर एनी पार्टनर इनकर एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस ही हैज राइट टू इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो इंग्लिश वालों के लिए मैं समझा देता हूं, क्योंकि इंग्लिश में देखो यही इस बैच का फायदा है। बिहार बोर्ड वालों ध्यान से समझो, इस बार 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना है। मैं चाहता हूं कि कम से कम 5 बच्चे तो होने ही चाहिए। देखो क्या फायदा है, राइट टू इंडेमनीफाइड। अब इंडेमनीफाइड बड़ा अजीब सा वर्ड है, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, तो इसका हिंदी देखो, हिंदी देख के आपको समझ में आ जाएगा। कहां गया इसका हिंदी, ये रहा। यदि कोई साझेदार व्यवसाय के लिए कोई व्यय करता है, व्यय मतलब खर्चा है ना, करता है, तो उसे फर्म द्वारा प्रतिरूपी किए जाने का अधिकार है, मतलब फर्म से वो वापस ले सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, है ना, मान लो भैया आपका एक प्यारा सा कोई दोस्त है, अब वो दोस्त कह रहा है भाई सुनना यार, तेरी भाभी थोड़ी नाराज हो गई है यार, तो मैं ना अभी कहीं फंसा हुआ हूं ट्रैफिक में, तो एक काम कर, एक गुलाब ले आ यार बाजार से। अब देखो यार, आप अच्छे सच्चे दोस्त हो, है, दोस्त की मेहरारू कह लो या गर्लफ्रेंड कह लो या जो भी कह लो, अब वो नाराज हो गए, तो आपका फर्ज बनता है ना यार दोस्त की मदद करना। तो आप गए तुरंत भागकर, आपने क्या किया भैया, गुलाब खरीद लिया, बुके खरीद लिया, है ना, गुलाब का पूरा गुच्छा खरीद लिया, जो भी समझ लो आप, खरीद के आपने दोस्त को दे दिया, ठीक है। अब दोस्त को दे दिया, दोस्त ने उसको दिया, वो मान गई, तो क्या आप दोस्त से पैसे लोगे कि नहीं लोगे? आप लोगे ना, है ना, दोस्ती में आपने मदद की, लेकिन पैसा तो आप लोगे, है ना। इसी को कहते हैं इंडेमनीफाइड करना। यानी कि कई बार क्या होता है, जब हम साझेदार होते हैं, ठीक है सर करना पड़ता है, हाँ तो करना ही पड़ेगा। तो देखो, जब हम साझेदार होते हैं, हम जब पार्टनर होते हैं, तो हम एक फर्म में पार्टनर है, ये तो ठीक है, हमारी आपस में एक पार्टनरशिप फर्म है, हम एक दूसरे के साझेदार है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि यार कोई ऐसा काम आ गया जहां पर मैं साझेदार में जो पैसा है उसका इस्तेमाल ना करके अपनी जेब से पैसा लगा दूं, है ना। अब मेरे पास हर समय साझेदारी फर्म का कैश होगा जरूरी थोड़ी है। मान लो मेरे पास पर्सनल काम था, लेकिन मुझे एकदम से ध्यान है, अरे यार फर्म का वो काम भी था यार, चलो वो काम भी कर लेते हैं। अब करने के लिए पैसे लगेंगे, तो मैंने पे कर दिए, अपने पर्सनल पैसे पे कर दिए, तो क्या ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उनसे पैसे ले लूं? हाँ, भाईचारा ऑन टॉप, यस बिल्कुल ठीक, तो मैं पैसे ले सकता हूं। तो यही पॉइंट यहां पे क्या है, इंडेमनीफाइड बाय द फर्म, यानी कि अगर आपने अपनी फर्म की तरफ से कोई खर्चा किया, ठीक है जी, अपनी जेब से, है ना, क्योंकि फर्म का खर्चा तो फर्म की जेब से करना चाहिए था, अगर आपने अपनी जेब से कर लिया तो आपका अधिकार है कि आप इंडेमनीफाई बाय द फर्म, यानी आप फर्म से उसे वसूल सकते हो, ठीक है जी, वसूल सकते हो फर्म से। तो यह फायदा है इस बैच का कि भैया इंग्लिश में अगर समझ में ना आए तो हिंदी में आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है जी, ओके।
अब इफ एनी पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, ठीक है, अच्छा जी, अगर लोन दे दिया तो उसको अधिकार है कि वो उस पर ब्याज ले सकता है, ठीक है जी। क्या है? फर्म बिसाइड्स हिज कैपिटल ही हैज और राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है जी। अच्छा भैया, अगर मान लो लोन का इन्होंने रेट डिसाइड नहीं किया कि कितना इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो क्या होगा, है ना। तो इन दी एब्सेंस ऑफ डीड करके एक टॉपिक है, अभी अपन पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो उसमें बोला गया है कि 6% पर एनम, तो इसको अभी छोड़ दो, अभी अपन थोड़ी देर में इसको पढ़ा देंगे। तो ये समझ लो कि अगर आपने पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया तो उस पर ब्याज ले सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है। ये देख लो, यदि किसी साझेदार ने अपनी पूंजी के अलावा फर्म को अग्रिम ऋण दिया है ना, उधार दिया है, तो उसे सहमत दर पर ऋण पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। किसी भी लिखित समझौते के अभाव में ऐसे में 6% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। अगर कोई लिखित समझौता नहीं हुआ तो भी 6% आपको मिलेगा, ठीक है जी। राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, इसका मतलब है कि आपको यह अधिकार है कि जब भी कोई भी बिजनेस के लिए मामलों पे कुछ भी बातचीत होगी तो आपसे भी परामर्श लिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके अधिकार थे, सिंपल अधिकार है, याद रखोगे। ध्यान रखना, बिहार बोर्ड में भैया डिट टू डिट सवाल आ जाता है, आपसे पूछ लेंगे कि साझेदार के अधिकार बताइए या राइट्स ऑफ अ पार्टनर बताइए, 3 बता दीजिए, तो याद रखना इसको, ठीक है। डन है जी? हाँ जी, तो एक स्माइल कर दो भैया, डन हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं अपन। चलिए जी भैया जी, अगला टॉपिक, घर की भी जिम्मेदारियां हैं। यानी कि देखो भाई, साडा हक ऐथे रख यही नहीं है। यानी कि आप जितने अधिकार से मम्मी पापा से कहते हो, पापा 100 रुपए दे दो, आज ये काम है, पापा मम्मी रोटी दे दो, आज ये है, मम्मी मेरा नाश्ता कहाँ है, मम्मी मेरी किताबें कहाँ है, मेरे कपड़े धो दिएगा, स्कूल जाना है, तो ये आपका अधिकार है क्योंकि आप उनके बच्चे हो। लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। जिम्मेदारियां क्या है? आप विद्यार्थी हो, विद्या को अर्जित करना सबसे पहला कर्तव्य आपका। इधर उधर घूमना फिरना, ये सब लफंटरगिरी करना, वो सब आपका काम नहीं है, समझ गए ना, निभाओगे ना आप सब लोग। चलिए, तो जिम्मेदारियां क्या है भैया जी? सबसे पहली बात, एवरी पार्टनर शुड गिव एप्रोप्रिएट टाइम इन द बिजनेस। यानी कि भैया जब आप साझेदार बने हो तो बिजनेस के साझेदार बने हो भाई, तो उसको समय दो, ठीक है जी। तो पार्टनर को पूरा टाइम देना चाहिए, ठीक है जी। प्रत्येक भागीदार बोल दो, साझेदार बोल दो, ठीक है, याद रखना, व्यवसाय में उचित समय देना चाहिए, ठीक है जी। एवरी पार्टनर शुड कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ फर्म डिलीजेंटली। इसका मतलब क्या है? जब भी आप कोई कार्य फर्म के लिए करो तो होशो हवास में करो, सिंसियरिटी से करो। ऐसे नहीं कि अरे फर्म ही तो है, नुकसान हो गया तो क्या हो गया, ऐसे नहीं करना है, सिंसियरिटी से करना है। प्रत्येक भागीदार को फर्म का व्यवसाय पूरी लगन से करना चाहिए, ठीक है जी। फिर नो पार्टनर शुड एंगेज हिमसेल्फ इन अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आपको ऐसे नहीं करना है कि भैया जी मैं इस फर्म का तो पार्टनर हुई और एक और खाता खोल रखा है मैंने, ये गलत है ना। जब आप किसी के साथ साझेदार हो भैया तो कहीं और कोई खाता नहीं खोलना है, गलत हो जाता है, ठीक है जी। तो बस यहां पर भी यही है कि अगर आपने किसी फर्म के पार्टनर बन गए तो आप इनके साथ तो काम कर ही रहे हो, फिर इन्हीं के कंपटीशन में, मान लीजिए आप लोग जो काम करते हो, स्टेशनरी की दुकान आपने खोल रखी है और आप फर्म चला रहे हो, अब आप यहां तो पार्टनर हो ही और फिर इनके कंपटीशन में कोई स्टेशनरी खोल के बैठा है, वहां भी आप पार्टनर बन गए, गलत है ना, गलत है, ये तो नहीं करना है, ठीक है जी। कंटेंट क्रिएशन, ओके ओके ओके, चलो वेरी गुड। अगर आप खुद से कमा के करते हो तो यार वेरी गुड, इट्स वेरी अमेजिंग एट दिस एज। एवरी पार्टनर शुड एक्ट विद इन द अथॉरिटी, यानी कि जो आपको अधिकार दिए गए हैं, जो आपको दायित्व समझाएंगे, उसी के हिसाब से आपको काम करना है। ये आपके ड्यूटीज हैं, ठीक है जी, जिम्मेदारियां हैं, ओके जी। चलिए, किसी भी भागीदार को प्रतिस्पर्धा व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहिए। प्रत्येक भागीदार को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही कार्य करना चाहिए। अगला, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर, ये पार्टनर की ड्यूटी है टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर हिज विलफुल नेग्लिजेंस। अब देखो भाई, आपने फर्म के लिए कोई काम किया, फर्म के लिए काम किया, हाँ जी किया, तो फर्म से पैसे ले लिए, है ना। अगर आपने पर्सनल खर्चा किया तो आपने फर्म से पैसे ले लिए। लेकिन अगर आपकी गलती की वजह से, जानबूझ के की गई विलफुल नेग्लिजेंस, है ना, गलती की वजह से अगर फर्म को नुकसान हो गया तो आपको उसकी भरपाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है जी। तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर टू इंडेमनीफाई द फर्म ऑफ हिज विलफुल नेग्लिजेंस। जैसे आप हो, आज आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, आप मम्मी खाना बना रही हैं, या मम्मी अगर कमा रही होंगी तो वो दोनों मिलके कमा रहे हैं और आपको पाल रहे हैं, है ना, आपके खूब सारे खर्चे उठा रहे हैं। अगर मम्मी जी हाउस वाइफ हैं तो आपके लिए खाना बना रही हैं, टाइम टू टाइम हर चीज कर रही हैं, आपका घर का पूरा देखभाल कर रही है ना, है ना। तो अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब वो बुजुर्ग हो जाएं
और आप इस लायक हो जाएं कि आप उनकी जिम्मेदारियां उठा पाएं तो जरूर उठाइएगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखें, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं। किसी साझेदार का यह कर्तव्य है कि वो अपनी जानबूझकर की गई लापरवाही के लिए फर्म को हुए नुकसान की भरपाई करे। ठीक है जी। दूसरा, इट इज अ ड्यूटी ऑफ ईच पार्टनर, ये पार्टनर की ड्यूटी है कि अगर यूज ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि अगर मान लीजिए आप व्यवसाय में किसी में हो और उसमें आपको व्यवसाय के तहत कोई प्रॉपर्टी मिली हुई है, ठीक है, आप पार्टनर हो। मान लीजिए हमारा काम है भैया जी, हम बैंक्वेट हॉल चलाते हैं। बैंक्वेट हॉल समझते हो, जहां शादी वादी होती है, बर्थडे सेलिब्रेशन होता है ना, तो ऐसा हमारा हॉल है। अब दो पार्टनर जा रहे थे बाहर मीटिंग करने, तो उन्होंने कहा भाई 1 महीने के लिए हॉल तू देख लेना है ना, सब सही से रखना। हमने कहा ठीक है जी। तो अब ये हमने पार्टनर ने हमें ये हॉल दे दिया कि भाई तुम इसको सही से देखभाल करो और देख लो, ऑर्डर लो और ये और वो, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाओ है ना, ऑर्डर लो लोगों से, है ना, शादियां वादियां करवाओ, बैंक्वेट हॉल पे बर्थडे पार्टी वार्टी सेलिब्रेट करवाओ और उससे मुनाफा कमाओ, है ना। पर ये किसके लिए? फर्म के लिए, क्योंकि बाकी दो पार्टनर बाहर जाके कुछ मीटिंग वीटिंग कर रहे थे। अब आपने क्या किया भैया जी, आपने सोचा कि ये तो अब अपना ही हो गया, तो अपनी बेटी की शादी करा दी, या किसी का भी XYZ, या अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को बैंक्वेट हॉल दे दिया, है ना, और उनका पैसा उनको बताया ही नहीं कि उनको क्या पता चलेगा, उनको बोल देंगे अरे कोई आया ही नहीं, क्या करे, खाली था बैंक्वेट हॉल, अभी शादियों का सीजन नहीं है ना। तो ऐसा नहीं करना है ना। आपकी ड्यूटी है कि पार्टनरशिप फर्म ने अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दी है तो आपको पार्टनरशिप फर्म के लिए इस्तेमाल करनी है, उसको अपने पर्सनल काम के लिए नहीं करनी, और उससे जो मुनाफा हो वो सभी पार्टनर्स में बांटना है। ठीक है, तो यही है, प्रत्येक साझेदार का यह कर्तव्य है कि वो फर्म की संपत्ति का उपयोग साझेदारी फर्म के लिए करे। ठीक है जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब भैया जी राइट्स और ड्यूटीज तो हो गई, है ना, साधा हक एथेरक भी हो गया, जिम्मेदारियां भी हो गई, लेकिन, है ना, कर्तव्य भी हो गया, लेकिन अब आती है बारी, अकेले अकेले कहां जा रहे हो, हमें भी साथ ले चलो, हमें भी साथ ले चलो। इसका मतलब क्या है भैया जी? देखो, स्कूल में आप में से किसी ने कभी ऐसा करना नहीं चाहिए, भगवान सद्बुद्धि दे बच्चों को, लेकिन बच्चे फिर भी करते हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आपने कभी स्कूल में बम पटाखे फोड़े हैं? थोड़ी किसी ने भी नहीं, मना है करते, उनको मजा बड़ा आता है। क्या बात यार, शेर सी आवाज है तेरी, शेर सी दहाड़ है तेरी, तो हम खुश हो जाते हैं, वो कान है, और आप दूसरे राइवल नहीं बनोगे। कुछ लोगों ने किया था ये काम, तो उनको तो भैया सुबह सुबह असेंबली जो होती है, प्रेयर जब होती है स्कूल की, वहां पर खड़े करके सबके सामने बताया जाता है कि ये वो होनहार है जो रूल्स को तोड़ने में मजे लेते हैं, फिर सब लोग उनके मजे लेते हैं। ठीक है जी, तो वही यहां पर भी होगा आपके साथ। ठीक है जी, चलिए आइए देखिए, यानी कि भैया जी लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एज अ पार्टनर आपसे कहा गया था ये काम मत करो, आपने कहा मैं तो करूंगा, हमें तो मजा आता है रूल तोड़ने में, तो फिर अब भुगतो। तो देखिए, इफ अ पार्टनर कैरी ऑन अ बिजनेस इन अ सिमिलर टू दैट ऑफ फर्म इन कंपटीशन, है ना, आपसे कहा गया था कि कंपटीशन में अगर कोई बिजनेस है तो आप उसके साझेदार नहीं बनोगे, क्योंकि आप हमारे साझेदार हो भाई, तो हमारे कंपटीशन में क्यों बनोगे, आप किसी और में बनो। जैसे हमारी किताब की दुकान है तो आप किराने की दुकान का पार्टनर बन जाओ, है ना, लेकिन किताब की दुकान है और आप दूसरे राइवल किताब की दुकान के भी पार्टनर बन गए, तो वो तो अलाउ नहीं है। लेकिन आपको तो मन कर रहा था, आपने सोचा पैसा यहां से भी आए यहां से भी आए, ठीक है जी, दोनों जगह से आ जाए पैसा तो मजा ही मजा हो जाए, है ना, बल्ले बल्ले हो जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, अब देखो सजा, देखो सजा, अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पे टू द फर्म। तो अगर देखो, चोर कब तक है, जब तक वो चोर है मतलब जब तक वो पकड़ा नहीं जा रहा, सॉरी, चोर शरीफ आदमी कब तक है, जब तक कि वो पकड़ा नहीं जा रहा। जिस दिन चोर पकड़ा गया उस दिन वो चोर हो जाता है ना। तो ऐसे ही अगर आप नहीं पकड़े गए तब तो ठीक है, आप अपना बिजनेस चलाते जा रहे हो, लेकिन अगर आप पकड़े गए, ध्यान से समझना, लेकिन अगर आप पकड़े गए तो जो मुनाफा आपने कमाया है वो आपको शैल बी पे टू द फर्म, यानी फर्म को वापस करना पड़ेगा। यदि कोई साझेदार फर्म के सम्मान कोई व्यवसाय फर्म के साथ प्रतिस्पर्धा में करता है और उससे लाभ अर्जित करता है, ध्यान से सुनना क्या बोला, लाभ अर्जित करता है, तो ऐसे व्यवसाय से अर्जित लाभ फर्म को देय होगा, यानी कि आपको फर्म को वापस करना पड़ेगा। अब यहां पर एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है, यहां पे क्या पॉइंट आ जाता है कि भैया जी एक बात बताओ, यहां पे सिर्फ लाभ लिखा है, तो वो पार्टनरशिप में भी तो लिखा था शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेकिन हानि उसमें इंक्लूडेड होता है। तो अगर इस पार्टनर ने किसी प्रतिस्पर्धा में किसी और राइवल कंपनी के साथ ज्वाइन कर लिया और वहां उसको नुकसान हो गया, तो क्या ये पार्टनर भी वो नुकसान झेलेंगे? क्या कहते हो, क्या झेलेंगे? द आंसर इज नो। यहां पर यही है कि मीठा मीठा गप 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 गप, कड़वा कड़वा थू 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 थू, क्योंकि आपको मना किया गया था कि भाई मत करो, अब आप जानबूझ के कर रहे हो। ठीक है जी, तो जब चोर चोरी करता है
और नहीं पकड़ा जाता, तो जब वो घर पे लेकर जाता, एक फिल्म है ना, कौन सी फिल्म है वो, ए विलन फिल्म है, कौन सी फिल्म है, आप लोग अगर मूवीज देखते हो विलन ही है शायद उसमें, तो वो जो होता है रितेश देशमुख करके है वो, मतलब हालांकि वो तो बहुत ही गलत करता है, लेकिन वो चुरा के फिर अपनी बीवी को दे, बीवी एकदम खुश खुश रहती है ना, और जब पकड़ा जाता है तो वो अकेले ही जेल में जाता है। तो यहां पर भी यही गेम है भैया जी, कि जब आप मुनाफा कमा रहे हो तो बाकी पार्टनर्स कहेंगे अकेले अकेले कहां जा रहे हो भाई, इतना मुनाफा कमा रहे हो, दो हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको नुकसान हो गया तो कहेंगे भरो, मना किया था, मना किया था मत करना, फिर भी किया, जाओ भरो अब, ठीक है। तो नुकसान आपको अकेले झेलना पड़ जाएगा, तो ये पॉइंट है। दूसरा, इफ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर द हिमसेल्फ फॉर एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, प्रॉफिट सो अर्न्ड शैल बी पे टू द फर्म। ठीक है जी। अब देखो ये क्या हुआ, अब आपसे कहा गया था कि अगर फर्म ने आपको कोई प्रॉपर्टी दे दी कि एज अ पार्टनर आप इसकी देखभाल करो और इससे जो भी मुनाफा बनता है उसको बनाओ और पार्टनर्स में बांटो। अब आपने सोचा कि यार फर्म की प्रॉपर्टी है, इन लोगों को क्या ही पता चलेगा, मैं अपना पर्सनल काम करने लग जाता हूं, या मैं सस्ते में काम करने लग जाता हूं, या मैं एक दो शादियां ऐसी करवा दूंगा और इनको बोलूंगा हुई ही नहीं, ये लोग थोड़ी देखने आ रहे हैं। तो अगर नहीं पकड़े गए तो ठीक है, लेकिन अगर पकड़े गए तो ऐसे केस में भी आपको जो भी फायदा हुआ वो आपको फर्म को वापस देना पड़ेगा। तो यदि कोई साझेदार फर्म के किसी लेन देन से या फर्म की संपत्ति या व्यावसायिक संबंध के उपयोग से अपने लिए लाभ अर्जित करता है तो इस प्रकार के अर्जित लाभ फर्म को दे होगा। ठीक है जी। या फिर मान लो आपने सोचा कि यार ये फर्म तो बड़ी अच्छी है, इसका पार्टनर बन जाता हूं, ठीक है, और फिर बाकियों को बोल रहे अरे पता है मैं उस फर्म का पार्टनर हूं, अगर तुमको कोई डील चाहिए तो 10,000 रुपए मुझे दे दो, मैं दिलवा दूंगा, मैं पार्टनर हूं, मैं उनको मना लूंगा, तुम चिंता मत करो, पर मुझे एक्स्ट्रा 10,000 रुपए चाहिए। तो ये तो गलत बात हो गई ना कि आपने उस व्यक्ति से कमीशन ले लिया फर्म में पार्टनर होते हुए और बाकियों को बताया भी नहीं। तो ये जो कमीशन आपने ले लिया अगर पकड़े गए तो ये कमीशन आपको फर्म को चुकाना पड़ेगा। ठीक है जी। और अगर नुकसान हो गया तो आप अकेले झेलोगे। तो ये था हमारा लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी। क्लियर है जी। तो प्लीज टमाटर भेजे। हाँ जी, चलते हैं आगे, कहते हैं। ठीक है जी। तो उससे रिलेटेड क्या पॉइंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से देखिएगा। पार्टनरशिप डीड, ठीक है जी, इसे साझेदारी संलेख कहते हैं। ठीक है जी, है ना, और भी कहते हैं। ठीक है जी। तो साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड क्या है ना, डीड का मतलब संलेख। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर अब हम मिलकर एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये एग्रीमेंट कैसा होता है, रिटन होता है, यानी कि एक कागज होगा उस पर हम लिखेंगे। ठीक है जी, उस पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे अगर आपने कभी भी कोई, अगर आपने नोटरी वोटरी के पास गए होंगे, तो जैसे अगर आपने कोई भी, अगर आप कचहरी में जाते हो ना तो एक पूरा स्टैंप बनता है, फिर स्टैंप में सब कुछ आता है। जैसे कोई किराए पे रहता है तो किराए का एक क्या बोलते हैं अपन उसको, रेंट एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट जो होता है उसे अपन कहते हैं। ठीक है। और यहां पे पार्टनरशिप है तो इसलिए पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप साझेदारी संलेख कहते हैं इसको। तो इट इज अ रिटन एग्रीमेंट, ये क्या है, एक प्रकार का रिटन एग्रीमेंट है। ध्यान दीजिएगा, रिटन है यानी लिखित है, साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड ड्यूली स्टैम्प्ड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। सेक्शन याद रखेंगे, हालांकि बिहार बोर्ड में ना है, आगे चल के सीयूटी में आ सकता है, आने का चांस है मतलब। तो भैया जी रिटर्न एग्रीमेंट यानी कि ये लिखित एग्रीमेंट है जिसमें सभी पार्टनर साइन करते हैं, तभी तो सब साइन करने का मतलब है कि सब एग्री कर गए। ठीक है जी। तो ये है, यह एक लिखित समझौता है जो सभी साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित होता है। ध्यान रखिएगा, सभी के द्वारा, कोई एक भी नहीं छूटेगा। अच्छा भैया सुनो ना, 50 पार्टनर थे, 50 में से 49 ने कर दिया, एक ने नहीं किया, क्या ये चल जाएगा, नहीं चलेगा। एक ने भी अगर छोड़ दिया तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो ये नहीं चलेगा, एक भी नहीं छोड़ सकता, सभी का मतलब सभी, समझ गया ना, याद रखना इसमें। ठीक है, ओके जी। और ये होता है भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 के अनुसार यथोचित रूप से स्टैंपिट होना चाहिए, मतलब कि उस पर ठप्पा लगना चाहिए। इसके दो नाम है, एक तो आपको दिख ही रहा है जो मैंने आपको ऊपर ही दिखा दिया, पार्टनरशिप डीड, दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये इसको दोनों नाम को याद रखना, साझेदारी के अनुच्छेद या फिर साझेदारी विलेख कह लो, संलेख कह लो। ठीक है जी, जो भी आपको याद रह जाए नाम। ठीक है जी। अब ये रिटर्न होता है। ओके जी, ध्यान रखिएगा प्लीज, कुछ पॉइंटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। इट इज रिटन ऑनली। अब आपके मन में एक पॉइंट आ सकता है, अगर आएगा तो,
1932 नहीं रति जी, 1932 तो पार्टनरशिप एक्ट है, ये पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड में ये इंडियन स्टैंप एक्ट है। स्टैंप मतलब ठप्पा। एक मूवी थी ना, आई गेस कौन सी मूवी का नाम है, पीके मूवी थी, जिसमें कहता है कैसे पता कोई हिंदू है, मुस्लिम है या अदर है, ऊपर वाले ने थोड़ी भेजा, बताओ ठप्पा कहां है, ठप्पा कहां है ना। ठीक है जी, बोलता है ना वो। ऐसे ही भैया यहां पर भी पूछा गया पार्टनर से कि बताओ कैसे पता चलेगा कि इन लोगों ने ये सब किया हुआ है। तो यहां पर एक ठप्पा होता है, ठप्पा यानी स्टैंप एक्ट। यहां पर बताया हुआ है कि किस तरीके का स्टैंप होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए। तो स्टैंप वैसा बनवाना पड़ता है। जैसे अगर आप अपने स्कूल जाते होंगे तो आपके जो मार्कशीट होती होगी उस पर ठप्पा लगाते हैं ना स्कूल प्रिंसिपल, वो ठप्पा स्टैंप है। वो जो ठप्पा बनता है या जो उसको स्टैंप लगाने का तरीका होता है वो स्टैंप एक्ट में बताया हुआ है। तो ये तो स्टैंप एक्ट है और ये पार्टनरशिप डीड की बात हो रही है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, इट इज रिटन ओनली, यानी कि जो डीड है, ध्यान से समझना, इसमें बच्चा इतना कंफ्यूज होता है अगर उससे पूछ लो तो देखो, एक होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है जी, ओके जी। जो हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में पढ़ा था, याद है? पहली क्लास में पढ़ा हुआ है ना। सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टनर्स और फिर एग्रीमेंट पढ़ा हुआ था। ठीक है जी। तो एग्रीमेंट जो होता है ये रिटन और ओरल दोनों होता है। दोनों। ठीक है जी, ये क्या होते हैं? दोनों होते हैं। ध्यान रहेगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप डीड क्या होती है? रिटन होती है। यानी कि वो एग्रीमेंट, ध्यान से समझना, वो एग्रीमेंट जो ओरल है वो तो है ही, जो रिटन है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो रिटन है वो एक्चुअली पार्टनरशिप डीड है। आई बात समझ में? ठीक है, ध्यान रखना ये बात। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब एमसीक्यू वाले सवाल आते हैं ना, उसमें पूछ लो बच्चों से कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऑप्शन दे दो रिटन, ओरल, बोथ, नन। तो बच्चों को यही ध्यान रहता है कि रिटन और ओरल। फिर पूछ लो पार्टनरशिप डीड, रिटन, ओरल, ये तो उनको हमेशा ध्यान रखता है बोथ। तो यहां बच्चे बहुत फंसते हैं। ध्यान रखना, डीड का मतलब हुआ आपके मेरे बीच में जो एग्रीमेंट हो गया। ठीक है जी, लिखित, लिखित रिटन एग्रीमेंट। ठीक है जी, लिखित समझौता, ध्यान रखना है ना। चलिए, अब इसमें और भी बातें हैं। दस हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि साझेदारी विलेख या संलेख को सभी साझेदारों की आपसी सहमति से तैयार किया जाता है। एक दस्तावेज है, ठीक है, जिसमें साझेदारी समझौते के सभी विवरण होते हैं। विलेख पर सभी साझेदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाना चाहिए और यथोचित रूप से स्टैंपेड भी होना चाहिए। ठीक है जी, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है म्यूचुअल कंसेंट, यानी सभी पार्टनर की सहमति। म्यूचुअल कंसेंट मतलब सारे पार्टनर, एक पार्टनर भी नहीं छूटेगा। ठीक है जी, सारे पार्टनर की सहमति से, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सारी डिटेल्स इसके अंदर होती है। किस टाइप की डिटेल्स होती है अभी बताऊंगा मैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द डीड मस्ट बी साइंड बाय ऑल, ये डीड सभी के द्वारा साइंड होनी चाहिए और ड्यूली स्टैम्प्ड भी होनी चाहिए। यानी मान लो एक दस्तावेज है, उस पर हमने पॉइंट्स लिख दिए, सभी ने साइन कर दिए, ठप्पा नहीं मारा, तो क्या वो डीड बनेगी? नहीं बनेगी। सबके द्वारा साइन भी होने चाहिए और ठप्पा भी होना चाहिए फॉर्म का। ठीक है जी, तो जब ये दोनों चीजें होंगी तब आप उसको डीड कहोगे। ये बात याद रखना है ना। मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? साइंड बाय ऑल। दूसरा पॉइंट है स्टैम्प्ड बाय ऑल, स्टैम्प्ड भी होना चाहिए। और स्टैम्प्ड का अगर सेक्शन आपसे कभी पूछ ले, हालांकि बिहार बोर्ड में तो शायद ही पूछे, लेकिन सीयूटी में कभी कभी आता है, तो ध्यान रखना, क्योंकि हम तैयारी दोनों चीजों की करेंगे। अच्छा भैया, अब इस पार्टनरशिप डीड में होता क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस होते हैं? तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आप हो और मैं हूं, हम लोग हैं सीधे साधे लोग, अभी तक हमने थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई की है। अब मुझे अगर पार्टनरशिप बनानी है तो एक बात बताओ, क्या मेरे दिमाग में आ जाएगा कि मुझे किन किन पॉइंट्स पे बात करनी चाहिए, हमारे पार्टनरशिप में किन किन चीजों पे हमें डिस्कशन करना है? क्या हम समझ गए? नहीं ना, अभी तो हम चुन्नू मुन्नू टाइप के लोग हैं। तो इसीलिए भैया जी एक्ट कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता कि पार्टनरशिप में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करो तो हम बताते हैं। तो यहां पर उन्होंने पॉइंट्स बता रखे हैं कि ये सारे पॉइंट्स पर आप एग्रीमेंट कर सकते हो, रिटन एग्रीमेंट कर सकते हो। जैसे कि भैया जी, सबसे पहले भैया नाम और एड्रेस तो चाहिए ना फर्म का, है ना भाई? कहां पर अपनी फर्म खोलना चाहते हो पता होना चाहिए ना। ठीक है जी। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पार्टनर,
अपने फर्म का एड्रेस वेड्रेस पता होना चाहिए, फिर पार्टनर का एड्रेस पता होना चाहिए, ये सब तो लिखना पड़ेगा ना एग्रीमेंट बनाओगे तो। 1 2 3 हमारे पार्टनर है, इसका घर यहाँ है, इसका घर यहाँ है, इसका घर यहाँ है, हम जो कंपनी खोलने जो बिजनेस करने वाले वो कौन सा व्यवसाय है और उसका एड्रेस क्या होगा, ये सब बताओगे। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, किस प्रकार का बिजनेस करोगे, है ना, कपड़े की दुकान खोलोगे, क्या बोलते हैं, किताब की दुकान खोलोगे, परचून की दुकान खोलोगे यानी स्टेशनरी की दुकान खोलोगे, कौन सा वाला करने वाले हो, या फिर किराना स्टोर खोलोगे, है ना, या फिर हेयर कटिंग करोगे, या फिर कुछ और बड़ा बिजनेस खोलने वाले हो, है ना, कंसल्टिंग करने वाले हो, कोई भी बिजनेस जो भी है। फिर कौन कितना पैसा लगाएगा, ठीक है जी। तो ये देखिए, फर्म का नाम और पता, पूंजी पर ब्याज, अरे ये तो ऊपर नीचे हो गया लग रहा है, अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा इसमें कोई सीरीज की बात नहीं है। साझेदार का नाम और पते, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, व्यवसाय की प्रकृति, लाभ साझेदारी अनुपात, पूंजी योगदान, कौन कितना पैसा लगाएगा, साझेदार के ऋण पर ब्याज, ठीक है जी। तो ये सारा यहां पर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अच्छा भैया क्या मुझे ये सारे याद करने पड़ेंगे क्या, क्या कहते हो, ये सारे याद करने पड़ेंगे? आप बस नॉर्मल कॉमन सेंस होता है ना, समझदारी लगा लो कि भाई मैं अगर फर्म खोलना चाहता हूं तो फर्म का एड्रेस होना चाहिए, फर्म का नाम होना चाहिए, फिर जो साझेदार है उनका नाम होना चाहिए, उनका पता होना चाहिए, कौन कितना पैसा लगाएगा पता होना चाहिए, किसको कितना लाभ हानि मिलेगा वो पता होना चाहिए। तो वही सब है, बस वही सब है, ठीक है जी, ओके जी। अगर किसी ने कैपिटल लगाई तो उस पर कितना ब्याज लगेगा, अगर कोई ड्राइंग्स यानी आहरण करके ले गया तो उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा, है ना, रेशियो क्या होगा, लोन पर क्या ब्याज कैलकुलेट करोगे, ये सब इसमें होता है, ठीक है। हिंदी में सारे पढ़ लिए ना, 8 यहां पर 8 यहां पर, ठीक है जी। फिर उसके बाद बारी आती है आगे की। फिर अगर किसी को वेतन देना हुआ, कमीशन देना हुआ तो कितना दोगे, अकाउंटिंग पीरियड, है ना, कब से चालू करोगे, है ना, अकाउंटिंग पीरियड मतलब कितने साल का खाता बनेगा, तो 1 साल का होता है नॉर्मली। पार्टनर की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। आप में से जिन्होंने अगर सीए सुना हो तो ये यहां पे एक प्यारा सा दिल बना लेते हैं। इसमें दिल बनता है क्या, शायद इसमें दिल नहीं बनता, स्टार बनता है, इसमें दिल नहीं बनता है ना, छोड़ो कोई बात नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप लोग आगे चल के सीए करते हो तो आपके फर्म के सीए कौन होंगे, कैसे ऑडिट करवाओगे, ये सब बातों पर आप डिस्कशन कर सकते हो। बैंक अकाउंट को कैसे, अरे ये क्या बन गया, अच्छा कुछ और ही खुल गया। बैंक अकाउंट को कैसे डील करोगे, कौन सा कहां खोलोगे, है ना, उस खाते को कौन देखेगा, या कौन पैसा निकाल सकता है नहीं निकाल सकता। अगर कोई पार्टनर एडमिट करना है, नया पार्टनर अगर कोई लाना चाहते हो तो उसके लिए क्या रूल्स फॉलो होंगे, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करोगे, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, हिंदी में देख लो, वेतन या कमीशन कितना रखोगे, लेखांकन अवधि क्या होगी, साझेदार का अधिकार कर्तव्य क्या होगा, खातों का ऑडिट लेखा परीक्षण कौन करेगा, बैंक खातों का संचालन कौन करेगा, साझेदार के प्रवेश के मामले में पालन किए जाने वाले नियम कौन से होंगे, ख्याति गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करोगे, संपत्ति का मूल्यांकन कैसे करोगे ना। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। सर आप औरंगाबाद में कहां से, यार औरंगाबाद हमारा जिला पड़ता है, उसके अंदर फिर डेहरी ऑन सोन है, और डेहरी ऑन सोन के भी अंदर एक गांव है, पर अब अपन वो तो नहीं बता सकते फिलहाल। चलिए फिर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने साल तक के लिए आप साझेदार बन रहे हो, है ना, साझेदारी करोगे। अगर झगड़ा हो गया तो कैसे निपटाओगे भाई, लात घूसों से या कोई नियम कानून होगा, ठीक है। तो साझेदारी की अवधि कह रहे भैया झगड़ा हो जाने तो फिर निपटा तो हम देते ही हैं, तो ऐसा नहीं है। सेटलमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, यानी कि अगर आपकी फर्म बंद हो रही होगी तो आप कैसे सेटल करोगे, ठीक है जी, विघटन यानी बंद हो रहा हो। या फिर मान लीजिए भैया कोई आदमी रिटायरमेंट लेना चाहता है, कोई साझेदार या किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, तो आप किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करोगे। तो ये सब पॉइंटर्स होते हैं ना, इसमें आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, पार्टनरशिप डीड में दिए गए, तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो स्वीट ऑफ प्रज्ञा यार। चलिए जी, आपने बोला था कि एग्रीमेंट रिटन और ओरल भी हो सकता है, ठीक है जी। मान लीजिए एग्रीमेंट नहीं है, मतलब डीड नहीं हुआ, एग्रीमेंट तो है कि हम साझेदार हैं, लेकिन साझेदारी के नियम कानून तय नहीं हुए, है ना, साझेदारी के सारे पॉइंटर्स तय नहीं हुए, तो क्या होगा। अगर पॉइंटर्स तय होंगे तो ये सारे बता दिए अपन ने। अगर ये नहीं हुआ, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी संलेख नहीं है, अभाव है, तब क्या करें भैया जी। तो क्या ऐसे में पार्टनरशिप नहीं हो सकती है, खुद ही कहा गया कि रिटन और ओरल दोनों हो सकती है, ठीक है जी। अब होता क्या है कि रिटन अगर होगी ना तो हर एक चीज लिखी होगी और सबके हस्ताक्षर होंगे और एक ठप्पा भी लगा हुआ होगा, तो कोई अपनी बात से मुकर नहीं सकता। वरना वो कह के गई थी ना, जिंदगी भर साथ निभाऊंगी तुम्हारा, या वो कह के गया था, हमको तुम्हारे अलावा कोई और पसंद नहीं है। मगर अब देखो
1 साल बाद 2 साल बाद क्या होता है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनके वादे पूरे निकलते हैं, है ना। आज वो कुछ वादा कर रहा है, कल वो किसी और से कर लेगा, समझ गया ना। तो यही पॉइंट यहां पर है कि भैया अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, पर डीड होता तो क्या होता, वो भी अपन पढ़ेंगे कि डीड होने से एक फायदा होता है कि हर एक बात लिखी होती है तो कोई मुकर नहीं पाता, झूठ नहीं बोल पाता। लेकिन अगर सिर्फ मौलिक होगा, मौखिक होगा, तो उसमें कोई भी मुकर सकता है ना, कोई प्रूफ तो है नहीं उसका। तो अगर मान लो डीड नहीं है ना, तो क्या करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से सवाल बनता है ना, यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है जी। ओके जी, तो ध्यान से समझेंगे। अच्छा, किसी की याद तो नहीं आई ना, कोई रोना नहीं भाई, है ना, रोना नहीं। अब इसमें ना शॉर्ट में समझा दूं, ये बस 2 ही पॉइंट से याद रखेंगे। पहला पॉइंट, ठीक है जी, चलिए ध्यान से देखिएगा, इन द एब्सेंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें ना शॉर्ट में समझा दूं, ये बस 2 ही पॉइंट से याद रखेंगे। पहला पॉइंट, पीएसआर यानी कि लाभ हानि अनुपात जो होता है वो इक्वल होगा, बराबर होगा, ठीक है जी। क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। ओके जी। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ऋण पत्र समझ लो, ऋणों पर ब्याज जो है वो 6% पर एनम। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, 6% पर एनम, 6% नहीं। अगर किसी ने 6% लिख दिया तो गलत है, वो 6% पर एनम यानी वार्षिक दर है ये, ठीक है जी। और ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन कब है, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तब ये होगा, ठीक है जी, समझ गए। अच्छा भैया, अगर फर्म पार्टनर को लोन देगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक्ट कुछ नहीं बोलता। अब इसमें थोड़े से पॉइंटर ज्यादा दे दिए हैं तो आप उसको देख लो, शॉर्ट में इसको अपन ऐसे पढ़ते हैं, वरना देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा भैया, इक्वली होगा। लाभ साझेदारी अनुपात क्या होगा भैया जी, समान रूप से साझा किया जाएगा। दूसरा भैया, क्या कैपिटल, ध्यान से देखो, पूंजी कैपिटल पर ब्याज मिलेगा क्या, नहीं नहीं नहीं। पूंजी पर ब्याज मिलेगा क्या, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, कोई ब्याज नहीं मिलेगा। किस पर ब्याज मिलेगा, ऋण पर, वो भी जब पार्टनर ने दिया हो। अच्छा, आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज नो, ड्राइंग्स के ऊपर ब्याज नो, ठीक है जी, आहरण पर ब्याज नहीं, ठीक है भैया जी। फिर रिम्यूनरेशन टू अ पार्टनर, रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी प्लस कमीशन दोनों, यानी कि क्या किसी पार्टनर को वेतन या कमीशन मिल सकता है क्या, तो द आंसर इज नो। पर ये नो कब है, जब कोई आपके बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड अगर आपकी नहीं है तो ये नियम चलेंगे, ठीक है जी। तो साझेदारी का पारिश्रमिक, फर्म के व्यवसाय को चलाने में भाग लेने के लिए कोई भी साझेदार किसी भी वेतन या कमीशन का हकदार नहीं है, ठीक है जी, नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6% पर एनम, ध्यान से देख लो, 6% पर एनम है भैया जी, 6% नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं 6%, 6% नहीं, गलत हो जाओगे, 6% पर एनम। ऋण पर ब्याज 6% प्रति वर्ष की दर से, प्रति वर्ष, पर एनम मतलब हिंदी में प्रति वर्ष। और वो भी कब, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कोई नया पार्टनर आ सकता है क्या, तो नहीं, बिना कंसेंट के नहीं, ये तो वैसे भी नहीं आ सकता, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब तक सारे पार्टनर एग्री ना कर जाए तब तक नहीं आ सकता, ठीक है जी। अब आता है भैया जी आपके लिए, अरे वो कहां गया, एक मिनट, हाँ। तो भैया जी एक बात बताओ, हमें ये बात समझ में आई कि डीड होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, ये इन दी एब्सेंस है ना, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है भैया जी, है ना। ये इसको काट दो भैया, ये एडिंग गलत हो भैया। आप ध्यान से सुन लो, अभी चेकिंग होगी आप सबकी कि कौन सही कौन गलत वाला, अभी चेकिंग होगी, ठीक है। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के 6 नियम हैं, जिसमें से आपको याद रखने वाले 2 ही हैं कि प्रॉफिट होगा तो इक्वल, लॉस होगा तो इक्वल, और अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा तो 6% पर एनम का ब्याज मिल जाएगा, अगर कोई बात नहीं बोली गई है तो, ठीक है। इसके अलावा जो भी है नहीं है, नहीं है, नहीं है, भूल जाओ सब, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। अब हमें एक बात समझ में आई कि भैया जी इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्यों पार्टनरशिप डीड जरूरी है, ठीक है जी, क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, है ना, पहले ही बता दिया क्या,
इससे भैया आपको राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज पता चल जाती हैं। हर पार्टनर का क्या अधिकार है, क्या उसके दायित्व है ना, क्या उसकी लाइबिलिटीज हैं, ये सब आपको समझ में आ जाता है ना, जिम्मेदारियां समझ आ जाती। It helps to avoid any misunderstanding amongst the partner because of all terms and conditions of partnership have been laid beforehand in the deed। यानी कि भैया जी किसी भी प्रकार से कोई विवाद नहीं होता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जैसे कई बार क्या होता है, एक लाइन सुनी होगी आपने, अगर एक एग्जांपल होगा तो एक वो नहीं होता है कि एक वॉचमैन फोन करता है, मालिक मालिक आपसे मिलने कोई आया है मालिक, अंदर आने दूं क्या? तो मालिक ने बोला रोको मत आने दो। क्या बोला मालिक ने? रोको मत आने दो, ठीक है। और वॉचमैन ने क्या सुना? रोको मत आने दो। तो वॉचमैन ने कहा जाओ भैया। अब मालिक बरस रहा है वॉचमैन के ऊपर। मालिक क्या कर रहा है? बरस रहा है वॉचमैन के ऊपर कि तुमसे मना किया गया था। वो कह रहा है यार मालिक क्या चढ़ा के बैठे हो क्या, आप ही ने तो कहा रोको मत जाने दो। अब मालिक ने कहा रोको मत जाने दो। अब उसने रोको के बाद साइलेंट लिया और मत आने दो कहा, और इन्होंने कहा रोको मत आने दो। अब इसे क्या कहते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर यही बात मालिक लिख के भेज देता कि स्टॉप डोंट लेट हिम इन, तो बात हो जाती। या रोको के बाद कॉमा लगा देता लिखकर। तो जब लिखित में कोई चीज होती है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है जी, समझ गया ना? समझ गया, ठीक है जी। अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, तो उसको सेटल किया जा सकता है आराम से। मान लीजिए किसी ने कहा अरे मैंने कहा था मुझे ब्याज 6% चाहिए, कोई कह रहा नहीं नहीं तुमने कहा था 5% चाहिए। अब आदमी कंफ्यूज है, लेकिन अगर लिखित होगा तो कह देंगे अरे भाई चिंता क्यों कर रहा है, ये देख ये लिखा हुआ है 6%, ये देख तेरा साइन है, ये देख ठप्पा है, तो बस बात खत्म। तो इजीली सॉर्ट आउट हो सकता है। तो यही पॉइंट यहां पर है हिंदी में। यह प्रत्येक साझेदार के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों के निर्धारण करता है। ठीक है जी, यह साझेदार में मदद करता है। ठीक है, यह प्रत्येक साझेदार के अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों का निर्धारित करता है। यह साझेदार के बीच किसी भी गलत फहमी से बचने में मदद करता है। ठीक है जी, क्योंकि साझेदार के सभी नियम व शर्त संलेख पहले से ही तय कर दी गई होती हैं। ठीक है जी, साझेदार के बीच किसी भी विवाद को आसानी से सुलझाया जा सकता है क्योंकि साझेदार संलेख उपलब्ध होता है। अतः सभी साझेदार द्वारा विविधित, हस्तांतरित और अधिनियम के तहत पंजीकृत एक लिखित साझेदारी संलेख का होना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है जी, सो इट इज ऑलवेज बेस्ट कोर्स टू हैव रिटन प्रैक्टिस पार्टनरशिप डीड साइंड बाय ऑल पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। तो यानी कि देखो, होने के लिए तो आप पॉजिटिव भी हो सकते हो, नेगेटिव भी हो सकते हो, मतलब ओरल भी रिटन दोनों कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिटन करते हो तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है जी, भाई पढ़ लो तो यार, ये वाइट से मुजक्किर जी, मैं कि कोई बातें करे, कोई डाउट है तो क्लास में जो डाउट स्लाइड है उस पर पूछें। ठीक है जी, बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि हमारी छोरियां भी आजकल छोरों से कम नहीं है, चाहे कोई अच्छी बात हो चाहे कोई बुरी बात हो, दोनों ही जगह दोनों ही लोग छाए हुए हैं। तो भाई बाकी आपकी इच्छा है। चलिए जी, तो देखो भाई धोनी और रोहित जी आ चुके हैं। ठीक है जी, धोनी और रोहित जी आ चुके हैं। सवाल का जवाब आपको देना है, ध्यान से देखिएगा, है ना। धोनी एंड रोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म, स्टेट वेदर क्लेम इज वैलिड और इनवैलिड। आपको यह बताना है कि धोनी और रोहित जो हैं वो दोनों एकदम तैयार हैं। ठीक है जी, तैयार है। अब वो लोग आपसे कह रहे हैं कि भैया ये बताओ कि हम ये चाहते हैं, होगा कि नहीं होगा। अब देखो सवाल क्या है, इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है एब्सेंस। भैया डीड नहीं है, समझ गए मेरी बात। मुजक्किर जी मैं अभी देखता हूं, है ना, थोड़ा सा पहले एक बार ना क्लास कंप्लीट हो जाए तो मैं डाउट देख लूंगा, है ना। और डोंट वरी, डाउट सॉल्विंग टीम भी सॉल्व कर देगी। अगर मैं यहां डाउट देखूंगा भी ना तो मेरे खाते में टिक नहीं होता, टिक वो किसी और के खाते में जाता है। चलिए प्लीज थोड़ा सा अपन यहां कर लेते हैं, मैं भी आपका डाउट देखता हूं, है ना, डोंट वरी। चलिए प्लीज पहले इसको कंप्लीट करेंगे तो आसान रहेगा। तो धोनी क्या है भैया जी और रोहित क्या है? पार्टनर्स है ना, मस्त पार्टनर्स है। एक सीएसके को चैंपियन बना रहा है, एक एमआई को चैंपियन बना रहा है, अगर आप आईपीएल देखते हो तो। चलिए जी ठीक है भैया जी। अब ये लोग का भैया डीड है साइलेंट। इन्होंने कहा अपन भाई भाई है यार, क्या अपने बीच में ये रिटन एग्रीमेंट बनाएंगे, भाई है यार, अपन थोड़ी एक दूसरे को धोखा देंगे, डोंट वरी। ठीक है जी, अब इन लोगों ने कुछ बातें रख दी। धोनी कह रहा है भाई मैं तो एक एक्टिव पार्टनर हूं। एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है रेगुलरली वर्क करने वाला पार्टनर, है ना, हर चीज में एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति। ही वॉन्ट्स अ सैलरी ऑफ 20,000 पर ईयर। ठीक है जी, ओके, ये पहला पॉइंट है, ये थोड़ा पॉइंट गलत हो गए हैं।
ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा चौथा है, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है भैया, धोनी कह रहा है भाई मैं तो एक्टिव पार्टनर हूं, हर चीज में एकदम ऊपर रहता हूं, ठीक है ओके जी। तो मुझे ये बताओ कि मुझे तो 20,000 की सैलरी चाहिए। अब आपको ये बताना ये सही है कि गलत है, अभी नहीं बताना, आप अपने मन में सोच लीजिए। धोनी हैज कंट्रीब्यूटेड ₹30,000 एंड रोहित हैज कंट्रीब्यूटेड ₹40,000 एज अ कैपिटल। धोनी ने 30,000 रुपए लगाए हैं कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में, और रोहित ने 40,000 लगाए हैं। धोनी कह रहा है कि भाई मैं तो इक्वल प्रॉफिट चाहता हूं। रोहित कह रहा है अच्छा मैंने ज्यादा पैसे लगाए, मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है जी। फिर रोहित कह रहा है भाई मैंने तो लोन दिया है, एडवांस किया है फर्म को, मुझे 9% पर एनम पर ब्याज चाहिए। रोहित कह रहा है मैंने तुमको लोन दिया है भाई, फर्म को लोन दिया है, मुझे 9% का ब्याज चाहिए। फिर रोहित कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 6% दो मुझे, ठीक है, मतलब मुझसे ले लो। तो रोहित वांट्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, 6% होना चाहिए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सही कौन गलत है, मतलब पहले पॉइंट में क्या धोनी जी सही है तो वैलिड, नहीं तो इनवैलिड। हिंदी में एक बार देख लीजिए, धोनी और रोहित एक फर्म के साझेदार है, बताइए कि यदि साझेदारी समझौता निम्नलिखित मामलों में मौन है तो दावा वैध है या अवैध है। धोनी एक सक्रिय साझेदार है, 20,000 रुपए, पहला पॉइंट ये है, ठीक है, पहला पॉइंट ये है, ये दूसरा पॉइंट है ना, ये दूसरा पॉइंट है, और ये तीसरा और चौथा है। तो धोनी 30,000 रुपए, रोहित ने 40,000 रुपए पूंजी के रूप में लगाए हैं। अब धोनी कह रहे हैं कि बराबर हिस्सा होना चाहिए, तो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। रोहित ने फर्म को ऋण दिया है, वो कह रहा है मुझे 9% का ब्याज दो, वार्षिक दर, क्या सही है कि गलत है। ध्यान रखना पर एनम वर्ड है ना, 9% पर एनम, ये सब वर्ड याद रखना। रोहित चाहता है कि आहरण पर ब्याज 6% वार्षिक दर से मिले, अगर डीड साइलेंट है तो क्या होगा। चलिए अच्छा, मेरी क्लास में जब भी आप आए एक स्माइल जरूर साथ में लाएं, हैशटैग कमेंट्स के साथ हाजिरी लगाएं, और जब भी मैं पूछूं टमट गए टमट गए टमट गए तो टमाटर भेज। अब ये टमट गए क्या होता है भैया जी, जैसे लोग बोलते हैं ना समझ गए क्या, बूझ गए क्या, है ना, जाने की नहीं, अगर आपको समझ में आ गई बात। ओके जी, डन है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ना एक कॉपी बनानी है, बाकी सब कुछ मैं आपको क्लास में कराऊंगा, लेकिन आपको एक कॉपी बनानी है, मिस्टेक कॉपी, जिसको आप गलती कॉपी कह लीजिए, ठीक है जी। उसमें आप क्या करोगे, जब भी कोई आंसर आपने गलत दिया तो लिख लोगे कि इस सवाल का आंसर मैंने गलत दिया था और क्यों गलत दिया था वो भी लिख लेना। इससे क्या होगा, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी और धीरे धीरे आप इंप्रूव करोगे। ये तो आपको हमेशा करना चाहिए, है ना। बाकी कुछ तो, बाकी नोट्स वोट्स तो सब मैं आपको यहाँ दे ही रहा हूँ, अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे तो और अच्छा है, क्योंकि बैच अपना पहला बैच है तो आराम से अपने पास प्रॉपर टाइम होता है, तो आप खुद से भी नोट्स बनाओगे तो दैट इज और अच्छा है। लेकिन अगर आप नोट्स ना बना पाओ तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन मिस्टेक कॉपी जरूर बनाओ, है ना, कसम खानी है आपको कि मिस्टेक कॉपी हम बनाएंगे और उस पर मिस्टेक लिखेंगे भी। चलिए जी, तो ये आपने सोच लिया सबने, ओके, सबने सोच लिया, सबने आंसर दे दिया, ठीक है। अगर आपने सही दिया होगा तो वेरी गुड, गलत दिया होगा तो मिस्टेक कॉपी में लिख लेना। चलो अब मैं बता देता हूं कि आंसर क्या होगा। तो भाई पहला तो इनवैलिड है, ठीक है जी, हिंदी वाले भाई लोगों, ये अवैध है, ठीक है जी, ये अवैध है, क्योंकि धोनी जी 20,000 की सैलरी नहीं मांग सकते। अगर डीड नहीं है तो भैया कुछ नहीं मिलेगा सैलरी वैलरी, चाहे कोई भी पार्टनर एक्टिव हो चाहे ना हो। अच्छा, धोनी ने कंट्रीब्यूट किया 30,000, रोहित ने किए 40,000, धोनी जी कह रहे हैं प्रॉफिट बराबर बटेगा, ये बिल्कुल वैलिड है। क्यों वैलिड है भैया जी, क्योंकि 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 अगर डीड ना हो तो प्रॉफिट इक्वली ही बढ़ता है। अच्छा जी, रोहित कह रहे हैं मैंने लोन दिया है फर्म को, मुझे 9% पर एनम मिलना चाहिए, ये इनवैलिड है, इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि 6% पर एनम मिलता है अगर डीड ना हो तो। अगर डीड होगी तो जो डीड में कहा होगा वो होगा, डीड होगी तो जो डीड में कहा होगा वो होगा, अगर डीड नहीं होगी तो 6% होगा। अच्छा जी, रोहित वांट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी 6%, ये भी इनवैलिड है भैया जी, ये भी इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि अगर डीड नहीं है तो ड्राइंग और कैपिटल के ऊपर नो, एक बहुत बड़ा नो है भैया जी, नहीं करना है, ठीक है जी। चलिए अब आप लोग देख लेना आपने सही किया कि गलत किया, किसने जो भी गलत गलत किया देख लेना, है ना। चलिए अगला सवाल, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। पहला, वैलिड पार्टनरशिप डीड कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट अ रिटन एग्रीमेंट। ये कह रहे हैं कि भैया जी एग्रीमेंट रिटन ना भी हो तो भी पार्टनरशिप हो सकती है, ऐसा सच है कि झूठ है आप बताओ। कह रहे हैं ईच पार्टनर कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, जो भी पार्टनर बिजनेस कर रहा है वो प्रिंसिपल भी है एजेंट भी है। और कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर जो है पार्टनर के वो 100 हो सकते हैं। साझेदारी के बीच, हिंदी में देख लीजिए, लिखित समझौते के बिना वैध साझेदारी का गठन किया जा सकता है। व्यवसाय करने वाले प्रत्येक साझेदार स्वयं प्रिंसिपल और साथ में अन्य साझेदार भी होता है, एजेंट भी होता है। साझेदार की अधिकतम संख्या 100 हो सकती है। चलिए जी, सोच लीजिए भैया, सोच लिया, सोच लिया। चलिए तो मैं बता देता हूं, अगर आपने सोच लिया है तो सबने सोच लिया, अगर आप गलत करो तो प्लीज लिख लेना, है ना। तो देखिए
पहला आंसर क्या है भैया जी? ट्रू है, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप हो सकती है। ठीक है, ओरल भी होता है। ठीक है, ओरल भी होता है ना। दूसरा, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। जी हाँ, हमने पढ़ा हुआ है, कल की क्लास में पढ़ा हुआ है। प्लीज अगर आप में से किसी ने भी पहली क्लास नहीं देखी है तो कॉमर्स वाला का यूपी बिहार हिंदी मीडियम बोर्ड वाला यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख लीजिए, पहली क्लास डली हुई है ना। चलिए, तो ये भी हमारा ट्रू है भैया जी। ओ माय गॉड, टू लव। ठीक है जी। फिर यहां पर मैक्सिमम नंबर। अच्छा, ये एक डाउट भी आया था, एक बच्ची ने काफी अच्छा डाउट पूछा था, क्योंकि उन्होंने शायद एसपीबीटी बुक से ही पढ़ा होगा कि भैया जी उसमें 100 पार्टनर भी लिखा है, तो प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, उसमें बहुत सारे साझेदार भी हो सकते हैं। तो जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 50 से ज्यादा भी साझेदार हो सकते हैं, 100-200 के आसपास तक हो सकते थे पहले। अभी तो मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, क्योंकि एक्ट अब काफी कुछ बदल भी गया है। लेकिन एक्चुअली में ध्यान से समझना, कंपनीज एक्ट 2013 ने 50 की लिमिट रखी है, इसीलिए हम 100 नहीं पढ़ाते। पहले जब मैं 2 साल तक, मतलब जब मेरा पहला साल पीडब्ल्यू में था, उसके बाद दूसरा साल, दोनों साल में पूरा पढ़ाता था। मिनिमम पार्टनर 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम वैसे तो 100 हो सकते हैं, मगर पार्टनरशिप एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में 50 की लिमिट है, तो 50 ही होंगे। मैं ये पूरा पढ़ाता था, लेकिन बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते थे, सर आपने 100 भी लिखा था, तो इसीलिए हमने वो 100 हटा दिया है। तो मैं बच्चों से इतना ही बोलता हूं, मिनिमम पार्टनर 2, मैक्सिमम पार्टनर 50, लेकिन 50 की लिमिट कहां लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट 2013 में, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी है। ठीक है जी। तो जिन बच्ची ने सवाल पूछा था, आई होप कि अब आप क्लियर होंगे, है ना। तो ये फॉल्स है। ठीक है जी, 100 नहीं हो सकते अब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, इसीलिए मैंने 100 लिखवाना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते थे। तो जो आपने किताब लिखी थी उसमें यही बात लिखी हुई है, आप उसमें देख लीजिएगा, है ना। उन्होंने, और बहुत अच्छी बात थी, आपने सबसे अच्छी चीज उस लड़की के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप में से भी किसी को अगर कभी डाउट हो ना, तो जैसे उन्होंने फोटो खींच के भेजी, तो इससे क्या होता है ना, हमारे लिए भी आसान होता है कि बच्चा कौन सी चीज कहां से देखकर पढ़ रहा है या क्या बोलना चाह रहा है, हमें भी पता चल जाता है। तो वेरी गुड, डाउट ऐसे पूछेंगे तो अच्छा लगता है। चलिए जी, अगला सवाल है भैया जी, आ जाओ भैया जी, इसमें फंसोगे आप लोग। अच्छा, ये ना सवाल होमवर्क देना है ना मुझे, ओहो, ये तो आपका होमवर्क में जाएगा, थोड़ा होमवर्क भी तो करके आओगे आप लोग घर से कुछ, है ना। तो ये आपका होमवर्क का सवाल है। अब आएंगे 2 MCQs, और देखते हैं कौन ये दोनों MCQs सही कर देता है। ठीक है, आ जाओ जी। 2 MCQs, ये आपका होमवर्क का सवाल है, ये भी होमवर्क में ले लो, टाइम खत्म हो गया ना। चलो, ये दोनों होमवर्क के सवाल हैं, ठीक है, आपको होमवर्क में करके बता, कौन सी चीज बातचीत अपन करेंगे, ये 2 होमवर्क के सवाल है। थोड़े होमवर्क भी करके आओ, स्कूल जैसी फील आनी चाहिए। ये आपके पास MCQ का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें से कौन सी चीज पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है? अब आपके पास पोल आएगा, 45 सेकेंड्स, इसका आंसर देकर दिखाओ। एक होता ना, ये करके दिखाओ। हाँ जी, अब जिसने पिछली क्लास अच्छे से ली होगी उसी को ये याद होगा। ठीक है, अब जिसने पिछली क्लास अच्छे से नहीं ली होगी फंसेगा वो। देखते हैं कितने लोग फंस गए। 38% ने सही आंसर दिया, बाकी लोग यहां चले गए। ठीक है, चलो, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल जरूर था ये। अब क्योंकि 60% से कम है तो मैं नाम पढ़ लेता हूं, विक्रम, श्वेता। भूल गए क्या आप लोग कि अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से ये लोग सेपरेट है? अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से ये लोग क्या है भैया जी? सेपरेट। पर लीगल व्यू पॉइंट से नॉट सेपरेट। ठीक है जी, नॉट सेपरेट। और यहां लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये रॉन्ग है। ठीक है जी, सेपरेट नहीं है। अच्छा, पार्टनरशिप में क्या होता है? वॉलंटरी एसोसिएशन, यानी पार्टनरशिप में कई लोग आपस में मिलकर वॉलंटरीली भी एसोसिएट करते हैं। म्यूचुअल एजेंसी होती है और ज्वाइंट ओनरशिप भी होती है ना, 2 पार्टनर्स है तो 2 ओनर्स हो गए। ठीक है जी, मगर ये वाला पॉइंट आपके पार्टनरशिप में नहीं होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ, द रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स इज कॉमनली रेफर टू। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं?
हिंदी में देख लीजिए, साझेदारी का लिखित समझौता सबसे अधिक सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? चलिए अब मैं आपके इस सवाल के बाद थोड़े से डाउट देख लूंगा, ठीक है। अब तो हर बोर्ड से ये चीज लग, तो रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। साझेदारी विलेख या संलेख, चलो इसमें तो बहुत लोगों ने सही आंसर दिया होगा, 80% से ऊपर होंगे। कहां गया? अभी दिखाया था ना मैंने आप लोगों को, अरे कहीं तो दिखाया था, कहां गया? आजा भाई। ये रहा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों हो सकती है। रिटन जो होती है उसे डीड कहते हैं, ठीक है। चलिए अब ये तो 70% से ऊपर है तो इनको छोड़ देते हैं। नॉर्मली क्या होता है 60% या उसके आसपास या उससे कम जब रहते हैं तो मैं सबके नाम ले लेता हूं, वरना छोड़ देते हैं। चलो भैया जी, तो आज की अपनी क्लास में इतना ही था। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, प्लीज होमवर्क करेंगे। और जब ये क्लास खत्म हो जाए ना तो इसके बाद आप चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट पर एक ही लाइन में करना, एक एक करके मत करना, है ना। तो आपका